हमेशा सुना होगा आपने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देखना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है। क्या वो सचमुच में ज़रूरी होता है, और होता है तो क्यों होता है? आज हम लोग जानेंगे कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ। और मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आज तक मैंने बहुत सी एग्ज़ाम दी है, जिनमें शामिल है यूपीएससी, जीमैट और कैट जैसी कई बड़ी एग्ज़ाम्स, और इनमें मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ। और जो फेलियर्स है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो शायद आपको वो फेलियर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम में या स्कूल में, कॉलेज में काम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा कि मॉक टेस्ट देना, एग्ज़ाम के पेपर्स एनालाइज करना और एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं और बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। अब अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड वो एग्ज़ाम्स जो है वो ट्रेडिशनल पोर्शन के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी सब चीज़ों से अगर होती है, जिसमें शामिल है हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स, हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स, जो एक स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ही किए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, मान लो एक किताब में 20 चैप्टर हैं। अब वो चैप्टर्स मान लो उन्होंने 10 साल पहले अपडेट किए थे। तो 10 सालों से इन 20 चैप्टर्स में उन्होंने बहुत से सवाल पूछे होंगे। और एग्ज़ाम का मेन मोटो ये होता है कि आपको समझ आई है या नहीं। तो क्या होता है, 20 चैप्टर में मान लो 25 ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल वो बच्चे को, उनको टेस्ट करना ही है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। वो आपको कैसे पता चलेंगी कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ें हैं? वो तभी पता चलती है जब आप पिछले 10 साल के, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, आप पहले क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हो, फिर चाहे आप क्वेश्चंस को ग्रुप कर लेते हो, या आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आप चेक करोगे कौन से चैप्टर में से आए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये साल में ये चैप्टर में से 3 सवाल आए थे, वो चैप्टर में से 2 ही आए थे, वो चैप्टर में से एक ही सवाल आया था। कोई चैप्टर ऐसा होगा जो एक साल आया था, एक साल नहीं आया था। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो ये साल आ जाए, अगर पिछले साल नहीं आया था। तो आप वो चैप्टर को भी 30% इम्पोर्टेंस दे सकते हो। उसके बाद में ग्रुप बना सकते हो, उससे आपको एक शीट में पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा उसमें जो सब्जेक्ट है या उसमें जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले करनी है, हार्ड चीज़ें पहले करनी है। वो करने के बाद में जो मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ सवाल है जो एक साल आए थे, 2 साल नहीं आए हैं, एक साल आए हैं, एक साल नहीं आए हैं। तो अगर ये साल अभी आप जो दे रहे हो उसमें अगर उसके पिछले साल में अगर वो नहीं आया है, तो इस साल आप वो करके जा सकते हो या उसके इर्द गिर्द की चीज़ें करके जा सकते हो, ताकि अगर वो सवाल आया तो हो सकता है कि आप आधा अधूरा ही लिखें, लेकिन आपको 5-7 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो, या 10 मार्क का है तो आपको 5 मार्क तो भी मिल जाए उसमें। तो हो सकता है कि आप कंपटीशन में इस तरह से आगे भी जा सकते हो। इसीलिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं उनके एक्चुअल फ़ायदे क्या होते हैं। ये तो मैंने बताया कि ये पढ़ाई में कैसे फ़ायदेमंद होता है। इसका एक्चुअल फ़ायदा क्या होता है, जब आप टाइमर लगा के कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, चाहे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का हो, जिसे एमसीक्यूज़ भी बोलते हैं, या थियोरटिकल हो। उसका फ़ायदा क्या होता है, एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, मान लो 2 घंटे का टाइम होता है और 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। कभी कभी 2 घंटे के टाइम में 200 एमसीक्यूज़ भी होते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का पेपर है और किस तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या स्कैनिंग एग्ज़ाम है, या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। तो उसमें क्या होता है, आपको अंदाज़ा आ जाता है। जैसे कैट का एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, कैट में क्या होता था, हमको पता है हमको कम से कम 90-95 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, या कम से कम 80 तो करने ही करने। उसमें तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि शायद होगा, शायद नहीं होगा। 90 करोगे तो शायद हो जाए, ऐसे रहता था। तो उसमें हमको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है, लॉजिकल के लिए कितना टाइम लग रहा है। ऐसे वो कब पता चलेगा आपको, एग्ज़ाम के दिन पता करोगे जब एग्ज़ाम दे रहे हो? नहीं ना, वो एग्ज़ाम से पहले पता करना पड़ेगा। सेम होता है थियोरी में भी। थियोरी में भले ही आपको क्वेश्चंस पता है, लेकिन आंसर सोचने में, याद करने में और कंस्ट्रक्ट करने में, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, आंसर तो सबको पता होता है, सबके सेम ही आंसर होते हैं, लेकिन आप किस तरह से लिखोगे उसको, कितना बड़ा लिखोगे, 10 मार्क के लिए कितने वर्ड्स का लिखोगे, 20 मार्क के लिए कितने वर्ड्स का लिखोगे। क्योंकि एग्जामिनर तो आंसर मोटा मोटा पढ़ता है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेगा ना।
तो आप कैसा लिखोगे, उसको अप्रोच कैसा करोगे, ये चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? एग्ज़ाम के दिन नहीं, एग्ज़ाम के बहुत दिन पहले जब आप ये मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट लोगे तब पता चलेंगी। ठीक है, तो थियरी में भी सेम होता है, एमसीक्यूज़ में भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि आपको अंदाज़ आ जाएगा टाइमिंग कितना लगता है, एनालाइज करने में टाइम कितना लगता है, आपके वीक स्पॉट्स क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और उन सवालों को किस तरह से तेज़ी से पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश के जो सवाल होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर, या इवन इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें जो पैसेजेस आते हैं, तो आप जैसे जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बड़े वाले देते हो तो पैसेजेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो एक पैसेज पढ़ने के लिए 5-5 मिनट लग जाते हैं और उसमें से मतलब निकालने में और टाइम लग जाता है। अगर 5 मिनट उसमें लग गए तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे सिलेक्ट करोगे? आंसर सिलेक्ट करना तो बहुत इजी है, क्योंकि स्कूल में जो पैसेज होता है ना, उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही पैराग्राफ के पहले 2-3 लाइन में होता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे 2-3 लाइन में होता है। लेकिन जब आप बड़े एग्जाम्स के एंट्रेंस टेस्ट देते हो, जैसे मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल दूँ, भाई उसका पैसेज बहुत मुश्किल रहता था, क्योंकि वो हमेशा कोई पॉलिटिकल चीज़ या कोई लॉ मेकिंग के चीज़ के ऊपर या कोई हायर लेवल लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल किया हुआ पैसेज देते थे वो लोग। तो उसमें क्या होता था, वो बहुत तेज़ी से पढ़ना पड़ता था और प्रेशर भी बहुत रहता था पेपर पूरा करने का, क्योंकि वो पेपर लेंदी हो जाता था। क्योंकि आपको पहले इसमें अटक गए आप, अब आपको पता नहीं आगे कितना अटकोगे कितना नहीं अटकोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये एनालाइज करना कि पढ़ाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद में प्रैक्टिस करना उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे गैप्स जो होते हैं आपको पता चल जाते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मान लो अगर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपने 10 पेपर सॉल्व कर लिए ना, तो आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपको लगेगा आप एक्चुअली प्रैक्टिस टेस्ट में ही बैठे हो। और उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसमें ना कैजुअल नहीं रहना है। कैजुअल मतलब हाँ हाँ मैंने तो किया हुआ है, ये तो आ ही जाएगा, नहीं, उतने ही सीरियसनेस के साथ बैठना है या ज़्यादा सीरियसनेस के साथ बैठना है। अब ये प्रैक्टिस से आता है, ये मैंने बोल दिया, वेल सर आपने तो बोला था ऐसा होता नहीं है ना, वो प्रैक्टिस से आता है। आप अगर आप 10 पेपर आज सॉल्व करोगे, हो सकता है ये एंट्रेंस एग्जाम में आपसे वो ना हो, नेक्स्ट कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे या इसका ही सेकंड अटैम्प्ट दोगे तो होना है। और ये दिमाग से निकाल दो कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो ही जाना चाहिए। ऐसा अगर आप तय करते हो, ये बेवकूफ़ी मैंने भी बहुत सारी एग्जाम्स में करी हुई है, ऐसा अगर आप करते हो तो आप कभी भी वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तय करना कि मैं ये करूँगा, और उसके लिए उससे 10 गुना नहीं 1000 गुना मेहनत करोगे तो ही आपको वो सफलता मिलती है। अगर सिर्फ आप प्रेशर लोगे कि नहीं नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाना चाहिए, तो वो प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती और उस वजह से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाते हो। ये बारीक चीज़ मैंने समझी थी जब मैं 1-2 बार फेल हो गया था। मैंने बोला मैं पढ़ाई करने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर इतना है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलने का। तो ये कभी नहीं करना है आपने। जब भी आपको प्रेशर आता है ना, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जैसे अभी हम यूपीएससी की एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम होती थी, उसमें हम लोग 60-60 मॉक टेस्ट देते थे। क्यों देते थे? कि एग्ज़ाम के दिन भाई अगर वो सॉल्व किया हुआ ही क्वेश्चन या उसके इर्द गिर्द का भी क्वेश्चन आ गया ना, तो जहाँ मुझे एक सवा मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन को एनालाइज करके आंसर देने में, तो 2 मिनट में मुझे आ जाना है, बराबर ना? या 2 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में आ जाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब था दो, तुरंत आ जाना है मुझे, वो कहने की बात है 2 मिनट, तो तुरंत आ जाना है मुझे। तो इस वजह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। और थियोरी में भी जब हमारी मेंस की एग्ज़ाम होती थी, मैंने लिटरली 50 सेट लिया था पेन का, और वही पेन से मैं रोज़ 2000 वर्ड्स लिख के निकाल रहा था। क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी के एक सेशन के एक पेपर में, जो 2 पेपर होते हैं यूपीएससी के, सुबह में एक होता है दोपहर में एक होता है, जिसे शायद बोर्ड एग्जाम्स में भी होते हैं, तो उसमें वो हम लोग मोटा मोटा है ना 4 से 5 हज़ार वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। और ऐसे भरने वाले नहीं, एंड द वाले नहीं, एक्चुअल वर्ड्स लिखने पड़ते हैं सोच के। तो उसके लिए मैं क्या करता था, रोज़ 2000 वर्ड्स की प्रैक्टिस करता था, ताकि ये जो फोर आर्म और ये अपना जो हाथ है ना, यहाँ पे दुखता है, तो जब आप एग्ज़ाम में स्पीड लेने की कोशिश करते हो ना, तो आपका हाथ फिसलने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग तेज़ चलता है लेकिन आपका हाथ वो compete नहीं कर पाता वो चीज़ से। इसलिए मैं रोज़ 2000 कोई भी वर्ड्स फास्ट लिखने की कोशिश करता था। इस वजह से 2 फ़ायदे हुए, मैं एग्ज़ाम में फ़ास्ट आंसर लिख पाता था, और मेरी हैंडराइटिंग भी कंसिस्टेंट रहती थी, खूबसूरत नहीं रहती थी, कंसिस्टेंट रहती थी और रीडेबल रहती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ी एग्जाम्स में, और ये ज़्यादातर यूपीएससी में होता है, क्योंकि वही इतनी बड़ी एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें इतना रिटर्न होता है। और दूसरे हमारे इंजीनियरिंग के वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपके बैचलर्स के एग्ज़ाम होते होंगे,
उसमें लिखना बहुत पड़ता है। जैसे आर्ट्स में बोलते हैं पब्लिक कि लिखना बहुत पड़ता है, वो लोग मार्क्स नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि आर्ट्स में आपको खुद की क्रिएटिविटी डाल के आंसर लिखना पड़ता है, या खुद की सोच डाल के आंसर लिखना पड़ता है। तो वैसा ही सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी यही सारा होता है, चाहे ये स्टेट लेवल की हो, कोई और कमीशन की हो, या किसी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट की हो। अगर ये बड़ी एग्ज़ाम है, थियरी रिटर्न है, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, बिना प्रैक्टिस किए एग्ज़ाम के दिन में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम जब देने बैठते हैं तब सब एनालाइज़ करते हैं कि भाई इसमें मेरे 2 चले गए, इसमें मेरा टाइम ज़्यादा चला गया, फिर टाइम देखने में टाइम चले जाता है। ये सब चीज़ें अगर आप पहले ही करोगे, पहले ही प्रैक्टिस करके रखी होंगी, तो आपका यहाँ पे टाइम नहीं जाना है। वो एनालाइज़ करने की आदत हो चुकी होगी आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्ज़ामिनेशन ये आदत का पार्ट होता है, डिसिप्लिन का पार्ट होता है, हैबिट का पार्ट होता है। अगर आप वो चीज़ एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम के पेपर में करोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होना है। और ये एक बहुत गंदी आदत होती है कुछ बच्चों में, मुझ में भी थी, कि आइन एन टाइम पे अगर आप पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो ना, तो वो आदत बन जाती है। मैंने कोई तो एक वीडियो में भी कवर किया हुआ है कि मान लो आपने कुछ पढ़ाई करी नहीं है, और एक 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने पढ़ाई करके वो सब्जेक्ट में स्कोर करके वो सब्जेक्ट निकाल भी लिया। वो कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तरीके पे निर्भर रहना बहुत बेकार बात है, क्योंकि वो हमेशा काम नहीं आता आपको। तो यही चीज़ बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी करते हैं और थियरी एग्ज़ाम में भी करते हैं, कि थियरी में मैं लिख दूंगा, ऐसे कभी नहीं होता है। जो चीज़ आपने प्रैक्टिस ही करी नहीं, वो कहाँ से करोगे आप। जैसे अभी आप बोलोगे कि मैं क्रिकेट 8 स्टैंडर्ड में खेलता था, मान लो अभी आप कॉलेज में हो, या 5th स्टैंडर्ड में खेलता था और अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको आईपीएल में चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आईपीएल में खेलने वाले रोज़ 10 घंटा प्रैक्टिस करते, खेलते नहीं है। वो खेलना अलग होता है, प्रैक्टिस करना पढ़ाई जैसा होता है। एक ही शॉट अगर आपको 10,000 बार बोला जाए खेलने के लिए, या 5,000 बार, तो आपको पता चलेगा कि वो पढ़ाई से भी मुश्किल होता है। क्योंकि मैं पहले टेनिस के लिए कोचिंग लेता था बचपन में। मेरे जो कोच थे, वो आर्मी से रिटायर्ड कोच थे। वो मुझे 100 बार बॉल दीवार पे मारने बोलते थे, और 100 बार मैंने रैकेट से बॉल दीवार पे मारना है। एक भी मिस हुआ बीच में, या गिर गया बॉल, या और एक डबल टैप हो गया बॉल का, तो मुझे वापस एक से गिनती शुरू कराते थे, और जब तक मैं पूरा ना करूँ मुझे घर पे नहीं जाने देते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो आर्मी के कोच थे इसीलिए, ठीक है, वो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट ज़्यादा थे, सारे कोचेस ऐसे ही होते हैं। ये होता है स्लॉगिंग, इससे ही आप वो शॉट में परफेक्ट होते हो। वो बॉल, आपको बॉल नहीं महसूस होता, वो आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है। जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे कि 150 मील की रफ्तार से अगर कोई बॉलिंग डाल रहा है, उसमें बॉल दिखता नहीं है। वो खेल खेल के जजमेंट बढ़ता है, और उसमें आप जब शॉट लगाते हो, आपके शॉट्स बैठने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सारा टाइमिंग का खेल होता है, हमेशा यही बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्स में भी यही होता है भाई, टाइमिंग का ही खेल होता है। अगर आप एग्ज़ाम के दिन पे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो कहाँ से होने वाला है। वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी नहीं, 2 महीना पहले से आपने ये सब प्रैक्टिस करना है। और यही बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है स्टूडेंट्स करते हैं। इनिशियली हो सकता है कि आप पेपर सॉल्व करने बैठे और आपको 1 घंटे में बोर हो जाए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपने उतनी सोच तो डाली दिमाग में, दिमाग को प्रैक्टिस तो कराया कि इस तरह से भाई ये एग्ज़ाम तूने सॉल्व करनी है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, आपको कभी सक्सेस नहीं आना है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए यूपीएससी में लोग बोलते हैं ना कि भाई 10 लाख बच्चे बैठे थे, 10 लाख में से 2 लाख ही सीरियस होते हैं, और उनमें से वो 50,000 ही वो बच्चे होते हैं जो जिनके दिमाग में होता है कि भाई मुझे यही करना है, इसके सिवा मुझे कुछ दूसरा करना ही नहीं है। और इसीलिए 30,000 ही बच्चे होते हैं, 30 से 35,000 या 29,000 27,000, जब वो रिटर्न्स की एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वही बच्चे पास होते हैं और अगले एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाते हैं। ये फ़र्क आप समझो। वो कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं रहता है। आपका जो खुद का गेम है ना, वो बेटर करो। कंपटीशन अपने आप पीछे होने लग जाती है। कंपटीशन को देखते रहोगे तो आपको हमेशा डर लगेगा, और आप कॉपी करने लग जाओगे, और उस वजह से आपका जो खुद का अंदरूनी गेम है, चाहे वो पढ़ाई रहे, खेल रहे, कुछ भी रहे, पेंटिंग रहे, वो कभी बाहर नहीं आना है। अब मैंने बता दी मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे। अब हम लोग देखेंगे कितने सॉल्व करने हैं, कब स्टार्ट करना है और कब चेकिंग करना है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, लेकिन कितने पेपर सॉल्व करने हैं। मान लो आप बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, 30 पेपर सॉल्व करो। यूपीएससी के लिए वगैरह हम लोग 60 करते थे। स्टेट कमीशन की जो एग्ज़ाम रहती थी, या दूसरे कोई एग्ज़ाम रहते थे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, उसमें भी मैं 20 से 30 सॉल्व करता था, जैसे तहसीलदार की वगैरह एग्ज़ाम है। लेकिन वो फंडा ये है कि आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हो, तो आपको बहुत बहुत एक्सक्लूसिव मार्क्स लाने पड़ते हैं, जो मैं कभी ला पाया, कभी नहीं ला पाया, कभी मुझे सर्विस नहीं मिली, या कभी वो सर्विस नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो ये चैलेंजेस होते हैं उसमें। तो इसीलिए आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं,
आप 20 सॉल्व करो इस एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 30 का टारगेट रखो, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 35 का टारगेट रखो, ऐसा करके वो बढ़ेगा। अब मैं जब पहले अटैम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट, क्या मैं 60 पेपर सॉल्व करके नहीं गया था? मैं एक ही पेपर, दो ही पेपर, तीन ही पेपर सॉल्व करके गया था, ओरिजिनल वाले, मतलब जो यूपीएससी ने पहले, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और मॉक टेस्ट जो है वो मैं 5-10 दे के गया था, वो भी धक्का मार मार के मैंने पूरे किए थे। क्योंकि तब मुझे शर्म आने लग गई थी, अरे यार हमको तो, मुझे तो मतलब यार ये 1 घंटे में ही 20 ही सवाल हो रहे हैं, 10 ही सवाल हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी पास करूँगा मैं एग्ज़ाम। ये वहाँ पे पता चल जाता है। इसीलिए कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये वहाँ पता चल जाता है। इसीलिए एक टारगेट फिक्स करो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और कोई भी एग्ज़ाम हो, चलो मान लो यूपीएससी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, कैट हो, जीमैट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने मिनिमम है ना, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 20 पेपर सॉल्व किए बिना अटैम्प्ट देना ही नहीं है, वरना आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। अगर आपको बेबाक होकर एग्ज़ाम देने के लिए जाना है ना, तो 20 पेपर कम से कम सॉल्व करके जाना। कब सॉल्व करना शुरू करना है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी तो होती है। आपने पढ़ाई, पहला फेज़ होता है समझने का, उसके बाद वाला फेज़ होता है पढ़ाई करने का, मतलब उसको समझ के याद रखने का। उसके बाद फेज़ होता है रिवीजन का, और उसके बाद फेज़ होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। ठीक है, ये एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच आप ले सकते हो। या कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड है जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, तो उसमें क्या कर सकते हो, पढ़ाई वाला फेज़, समझने वाला फेज़, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करो। उसमें जो गैप्स आए आपके, वो पूरे क्लियर करो पहले, मतलब उसको और एनहांस करो या उसको और याद रखने की कोशिश करो, और फिर आगे की पढ़ाई करो, और फिर वापस रिवीजन करो, और फिर वापस मॉक टेस्ट दे देना। इस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका सिंपल एग्जांपल था, जैसे हिस्ट्री, मुझे बहुत डर लगता था हिस्ट्री का, तो मैं एक्सक्लूसिव हिस्ट्री के ही 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, और फिर मुझे पता चल जाता था कि भाई ये चैप्टर मेरे को वापस करना पड़ेगा, ये मुझे याद नहीं रह रहा है, ये हायरार्की मेरी गलत हो रही है याद करने में। तो ये सारी टेक्निक आपको वैसे पता चलेगी। वैसे भी कर सकते हो, या पूरा सब्जेक्ट एक साथ लेकर उसे आखिरी में भी आप टेस्ट दे सकते हो, और फिर रिवाइज कर करके आप चीज़ें पूरी कर सकते हो। वो आपने डिसाइड करना है, और ये सारा प्रैक्टिस से ही आता है। इसीलिए जहाँ हो, जैसे हो, जब हो, शुरू कर दो। इसका कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता। मान लो आपने अगर 12th के बाद एंट्रेंसेस एग्ज़ाम देनी है, आज से पेपर देखना शुरू कर दो, कैसे पेपर आते हैं, किस तरह पढ़ना पड़ता है उसे, आपको समझ आ भी रही है या नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। अचानक वो टाइम पे जाके आप वही भेड़ बकरियों की तरह दुनिया के साथ जूझने लग जाओगे। इससे अच्छा आज ही शुरू कर दो ना, थोड़ा थोड़ा टाइम पास, जैसे मोबाइल पे टाइम पास करते हो, आप देख लो कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो भी एंट्रेंस आपने देनी है वैसे। इसीलिए आईआईटी वाले मैं हमेशा कहता हूँ 8वीं 9वीं 10वीं से शुरू कर देते हैं। तो वही बात हो गई है। और फाइनल एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्मार्ट चेकिंग। ये भी आपको तभी आती है जब आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको चेकिंग का मैकेनिज़्म पता चल जाता है। आपने इतनी प्रैक्टिस कर देनी है ना, कि जब आप मैकेनिज़्म पता करोगे चेकिंग का, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, कि आपको याद भी रह जाएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर ये वाला चेक करना है, बाकी चेक नहीं करने, या ये मैंने छोड़ दिए, ये मैंने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये भी एनालाइज हो जाएगा आपको पेपर देखते ही। जब पेपर आपके हाथ में आता है, याद रखो मैंने आपको ये बताया नहीं कि पेपर को देखना कैसे है, पेपर हाथ में मिलते क्या करना है। वो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, वो हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से उसको करता है। मैं कभी क्वेश्चन पेपर पलटा के नहीं देखता था क्या है, क्या आया है, क्या नहीं आया है। मैं टाइम ऑप्टिमाइज़ करता था। मैं सीधा पेपर देख के, क्वेश्चन देख के सीधा सॉल्व करना शुरू कर देता था। ठीक है, सिर्फ देखता था प्रिंटेड है कि नहीं, चार और सीधा सॉल्व करना शुरू कर देता था। उस वजह से मेरा टाइम बचता था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अब किसी और की कुछ और हो सकती है, तो वो तभी पता चलती है जब आप 20 पेपर सॉल्व करते हो। और स्मार्ट चेकिंग क्या है? स्मार्ट चेकिंग में कुछ नहीं, आपने जो मिस कर दी है उनको तुरंत सॉल्व कर देना है, और फाइनल चेक करना। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो चेक करके कोई ऐसे मतलब नहीं होता है, क्योंकि मार्क अगर कर दिया है आपने, तो वो अनमार्क नहीं होता है, क्योंकि वो ओसीआर का रीडिंग होता है, बॉल पेन से मार्क होता है, तो उसमें वो फंडा होता ही नहीं है। अब स्मार्ट चेकिंग में आप क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको जो 100 क्वेश्चन आए थे, मैंने 30 सॉल्व कर दिए। ठीक है, वापस मैं देखता था मैंने कौन से मिस कर दिए हैं, और सिर्फ मार्क कर सकते हो। यूपीएससी में रूल था कि आप कुछ लिख नहीं सकते क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो मैं सिर्फ उसको एक बारीक हाईलाइट कर देता था। ठीक है, बारीक मतलब एक डैश मारता था, और फिर नेक्स्ट चेकिंग में देख लेता था कि ये सही है कि ये सही है, ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं। अभी सही है और नहीं, पता चला कि नहीं है, तो वो जो डिसीजन है वो भी प्रैक्टिस टेस्ट से आता है कि ये क्वेश्चन को मार्क करना है कि नहीं करना है। क्यों मैं वैसे कर पाता था? क्योंकि उसी तरह से मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, और ये रिस्क में ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें।
ठीक है। तो इसमें स्मार्ट चेकिंग ऐसा कोई फंडा नहीं होता, इस तरह से मैं इसको करता था और मैं हमेशा पास हुआ। सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, और बाकी एग्ज़ाम में भी मैं पास प्रॉपरली हुआ था। पास मतलब रैंकिंग पोजीशन पे था, लेकिन मुझे सीट नहीं मिली, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत टॉप में आना पड़ता है। उसके बाद में अगर आपने थ्योरी पेपर को चेक करना है, थ्योरी पेपर का भी फंडा सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। मान लो ना आपने आंसर लिख दिया, अभी आप चेक क्या करोगे, उसके बीच में ऐड करोगे क्या? नहीं। तो मैं क्या करता था, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे पता था ये क्वेश्चंस में मेरा वीकनेस है, तो मैं जगह छोड़ छोड़ देता था उतनी, जैसे आधा आंसर लिख दिया, मैं जगह छोड़ देता था कि कोई चीज़ मुझे याद ही नहीं आ रही है, और वो क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता था और आगे का क्वेश्चन के आंसर लिख देता था फटाफट जो आ रहे हैं वो, और फिर बाद में मैं याद करके आराम से वो क्वेश्चंस लिख पाता था और हो गया चेकिंग। और फाइनल चेकिंग में चेक ये करना होता है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। अगर आप 80 का टारगेट लेके चल रहे हो, मार्क्स इस 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जो कि 160 होते हैं, और उसमें इतने इतने गलत हो गए, तो आपको मरी हालत 195 मिल जाने हैं, जो कि यूपीएससी का कट ऑफ ही 86 पे था। तो ऐसा एनालाइज करके हम लोग चलते थे, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बहुत हार्ड आता है, आपका भी आपके हिसाब से पेपर हार्ड ही आता है, और ये अज्यूम करके चलना है कि पेपर हार्ड ही आने वाला है। वो कभी एनालाइज नहीं करने है कि पेपर आसान आया था, आसान आएगा तो हो जाएगा, ये सब एनालाइज नहीं करना है, पेपर हार्ड ही आने वाला है, ये समझ के चलना है। हार्ड आया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं बैठेगा, और इजी आया तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो पढ़ाई भी इसी हिसाब से करनी होती है। तो हो गया चेकिंग का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। मान लो इस बार नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम और फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स दोगे, हमेशा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, और वो आपको वीडियो देख के नहीं आएंगी, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करके आना शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछे, या मेरी डिलीवरी के बारे में आपको कोई कंसर्न है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।